बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अनुज विश्व जी, विश्वनाथ तिवारी विश्व जी। बहुत ही सौभाग्य का विषय है। गाथा के महोत्सव के अवसर पर मेरे लिए विशेष सौभाग्य है कि गाथा का जब लोकार्पण हुआ था उस कार्यक्रम में भी मैं था और निरंतर गाथा की उत्कर्ष को देख रहा हूं। अमित तिवारी जी, उन्होंने, भावना जी ने जिस तरह से गाथा को शीर्ष पर पहुंचाया, वैश्विक स्तर पर इसको प्रतिष्ठित किया, ये विशेष सौभाग्य का विषय है। और राजभाषा प्रकोष्ठ, आईआईटी, शिवानी सेंटर, इन सबका सहयोग रहता है आईआईटी के सुंदर से सभागार में। मित्रों, मैं एक बात कह करके अपनी बात को शुरू करूंगा कि ये जो गाथा महोत्सव है, निश्चित तौर पर इसमें कला और संस्कृति के बहुत सारे आयोजन होंगे जो कि बहुत रोचक होते हैं। ऐसे में मुझे लग रहा था कि साहित्य जो थोड़ा सा अकादमिक और गंभीर विषय है, उसमें कितनी रुचि आप लोग लेंगे, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि, लेकिन आप लोगों की संख्या देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। और विषय निश्चित तौर पे थोड़ा सा अकादमिक है, लेकिन हम उसको कुछ कोशिश करेंगे कि थोड़ा आसान बनाएं, क्योंकि सभी लोग साहित्य से सबका सरोकार हो ये आवश्यक तो नहीं है, लेकिन विषय बहुत अच्छा है। हमारे बीच में अर्क वर्मा जी हैं, डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी जी हैं, जाने माने साहित्यकार, आनंद कक्कड़ जी हैं, गोपाल जी हैं, तो ऐसे साहित्य प्रेमी लोग हैं। विषय बहुत अच्छा है, नवगीत यथार्थ का यात्री। थोड़ी सी भूमिका चूंकि मेरी जिम्मे है। हम सब जानते हैं कि गीत मनुष्य की स्वाभाविक चेतना है। आदिकाल से, जब से मनुष्य सभ्यता का विकास हुआ, तो गीत सहज रूप में उनकी अभिव्यक्ति का साधन बने और वे अपने दुख सुख में गीतों के माध्यम से हमने अपनी संवेदनाओं को अभिव्यक्त किया। हम सब जानते हैं कि सामवेद से अंकुरित मालविकाग्नि मित्रम महाकवि कालिदास से पल्लवित, पुष्पित, और आगे चल करके आप देखें कि चाहे वो गाथा सत्सई हो, शालीवाहन, विद्यापति की पदावली हो, या फिर हम भक्ति काव्य में आते हैं तो सूर हैं, मीरा हैं, कबीर हैं, और उसके बाद हम आगे आते हैं रीति काव्य में, और बाद में हम सब जानते हैं कि छायावाद में गीत का एक स्वर्ण काल होता है, उत्कर्ष होता है। प्रसाद हैं, पंत हैं, निराला हैं, महादेवी हैं, और एक बहुत समृद्ध विरासत है गीत की। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि वह गीत, भवानी प्रसाद मिश्र ने एक चिंता प्रकट की थी कि जो गीत सदियों से भारतीय साहित्य की मूल धारा रही है, क्या कारण है कि एक ऐसा समय आया कि नई कविता और बाद में किस्म किस्म की कविता के नाम से बहुत सारे आंदोलन, समकालीन कविता जिसको हम कह सकते हैं, वो साहित्य के काव्य की मूल धारा बन गई और गीत कहीं ना कहीं उपेक्षित सा होता चला गया। तो गीत कवियों के लिए चिंता का प्रश्न था कि जो मूल धारा थी, यानी प्रसाद की धारा, पंत की धारा, महादेवी की धारा, वो थोड़े ही वर्षों में वो कैसे तिरोहित हो जाएगी, उस पर कैसे अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। तो उन गीत कवियों को लगा कि नहीं, कुछ कमी है, हम कहीं ना कहीं समाज के यथार्थ से जुड़ नहीं पा रहे हैं, हम वास्तविक समस्याओं का अंकन नहीं कर पा रहे हैं। और तब जाकर के 1948 में गीतांजलि, पश्चात में 58 में गीतांजलि, उसके पहले 51-52 में काशी में कुछ आयोजन शुरू किए गए और एक अभिधा मिली नए गीत को नवगीत के नाम से, या आज का गीत या नए गीत, कुछ इस तरह से। बाद में नवगीत नाम काफी एक तरह से उसकी अभिधा के लिए उपयुक्त हुआ। मैं 2-3 बातें कह करके कि आखिर क्यों ऐसा करना पड़ा कि गीत को समाज से जोड़ने की जरूरत थी, तो बालसूपराही ने लिखा कि हमको क्या लेना परदेशी केसर से, बूढ़े हिमपात तालाबों में सड़ते बासी जलजात से, हमको तो लिखने हैं गीत नए पिघले इस्पात से। जब नीरज को कहना पड़ा कि दे रहा हो आदमी का दर जब आवाज दर दर, तुम रहे चुप तो कहो सारा जमाना क्या कहेगा, जब पहाड़ों को खड़ा नीलाम पतझड़ कर रहा हो, तुम नहीं फिर भी उठे तो आशियाना क्या कहेगा। जब वीरेंद्र मिश्र जी को कहना पड़ा कि गीत सुनना चाहते हो तो उतर आओ धरा पर, गीत सुनना चाहते हो तो उतर आओ धरा पर, चैन से बैठो नहीं सुन लो जरा क्या चीखता स्वर,
और जन्म से मुझको मिली है जो विरासत में निशानी, वो निशानी गा रहा हूं, मन नहीं बहला रहा हूं, मन नहीं बहला रहा हूं। तो इस प्रकार से एक नवगीत की यात्रा शुरू होती है। उस पर हमारे 3 अतिथि विद्वान हैं, वो चर्चा करेंगे। मैंने केवल थोड़ी सी भूमिका आपके सामने रखी है। हमारे बीच बहुत ही मैं आदर के साथ जिनका नाम लेना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा साहित्य भूषण सम्मान से अलंकृत ऐसे सशक्त रचनाकार, नवगीत के और समीक्षक श्री वीरेंद्र आस्तिक जी हमारे बीच में बैठे। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। मित्रों, भारतीय वायुसेना और बीएसएनएल में आपने सेवा कार्य करते हुए 80 के दशक से आप नवगीत विधा में न सिर्फ रचना कर्म कर रहे हैं, बल्कि उसकी समीक्षा में भी आपने बहुत काम किया हुआ है। लगभग 1 दर्जन आपके नवगीत और समकालीन गीत की कृतियां प्रकाशित हैं। धार पर 1, धार पर हम 1, धार पर हम 2, ऐसे 2 आपके जो संवेद संकलन है, एक लंबी भूमिका है संपादकीय के रूप में, और नवगीत के नए आयाम, ऐसे आपका जो शोध, जो समीक्षा कार्य है, तो महत्वपूर्ण कार्य है आपका नवगीत के नए आयाम। इस प्रकार से मित्रों, आस्तिक जी के गीतों में बुद्धि और हृदय का मणिकांचन संयोग है। उनका शिल्प भी बहुत अच्छा है। उन्होंने न जाने कितने सैकड़ों आलेख उन्होंने लिखे हैं, अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया है। तो इस प्रकार से वीरेंद्र आस्तिक जी हमारे बीच में अपनी बात रखेंगे। हमारे बीच में डॉक्टर राम सनेहीलाल जी शर्मा उपस्थित हैं, जिनका बहुत बड़ा योगदान है। आप भी साहित्य भूषण सम्मान से अलंकृत हैं और केंद्रीय सलाहकार समिति, भारत सरकार की केंद्रीय सलाहकार समिति के सदस्य रहे हैं। आपकी लगभग 50 पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिसमें से शोध है, आलोचना है, गीत संग्रह है, नवगीत संग्रह है। इसके अलावा 48 पुस्तकों का आपने संपादन किया है और आप फिरोजाबाद में दीर्घ अवधि तक प्राध्यापक रहे हैं और बहुत काम किया। अभी पिछले दिनों यूजीसी से एक शोध, वृहद शोध परियोजना आपको मिली हुई है, जिसमें आपने नवगीत कोश का रचना कार्य किया है, उसका संपादन किया है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। और 400 से अधिक गोष्ठियों में आप अतिथि वक्ता के रूप में रहे हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि कानपुर में हमें आपको सुनने का अवसर मिलेगा गाथा के माध्यम से। मित्रों, हमारे बीच में नवगीत के सृजन और आलोचना कर्म के लिए अनेक सम्मानों से अलंकृत ऐसे प्रख्यात साहित्यकार श्री राजा अवस्थी जी आए हैं। वो कटनी से आए, कटनी मध्य प्रदेश से। राज्य सरकार में शिक्षक हैं। अनेक नवगीत संग्रह और कई पर आपका एक खंड काव्य बहुत ही चर्चा में है। अनेक महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं में आपका आलोचना कर्म, आपके आलेख, शोध आलेख और नवगीत प्रकाशित हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर आपका निरंतर प्रसारण होता रहता है। और इधर इन्होंने एक नया काम किया कि बच्चों के लिए, बच्चों के बीच में गीतों को लोकप्रिय बनाने के लिए कुछ यूट्यूब चैनल पर इस तरह से आपने उनकी प्रस्तुति की है, जो बहुत बड़ा। हमारे तीनों रचनाकारों पर अनेक शह शोध कार्य हो चुके हैं। आप पर स्वतंत्र रूप से पीएचडी का शोध कार्य और अनेक लघु शोध हुए हैं। ये हमारे लिए विशेष अवसर है कि ऐसे अकादमिक नवगीत के क्षेत्र में ऐसे अकादमिक जगत के जाने माने लोग हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले बात की शुरुआत करने के लिए, चूंकि थोड़ा सा समय सीमित है, तो हमने पहले से ही अपने अतिथि वक्ताओं को कह दिया था कि हमें सीमित समय में अपनी बात कहनी, इसलिए अब मैं बीच में बहुत समय नहीं लूंगा, सिर्फ समापन वक्तव्य दूंगा। और अब हम केवल अपने तीनों अतिथियों को सुनेंगे, अतिथि वक्ताओं को। मैं सबसे पहले आपके बीच श्री राजा अवस्थी जी से निवेदन करूंगा कि वे यथार्थ का यात्री नवगीत 21वीं सदी के संदर्भ में, चूंकि वो अभी एक तरह से समकालीन रचनाकारों पर उनका बहुत काम है, तो इधर 2-2.5 दशकों में आपने नवगीत को किस तरह से आपने उसको आकलन उसका किया है उसमें, और जो विगत 4, 5वें, 6वें, 7वें दशक से जो गीत था उसमें इधर कौन से नए परिवर्तन हुए हैं, कौन सी नई प्रवृत्तियां विकसित हुई हैं, और जो हमारा समकालीन जनमानस है या हमारी युवा वर्ग है, क्या वो उसके प्रति कुछ आकर्षण उनमें हो पा रहा है या नहीं। श्री राजा अवस्थी जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राकेश जी। और मैं गाथा का, इसके संयोजकों का, संचालकों का, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ऐसे अकादमिक कार्यक्रम को स्थान देना ही अपने आप में बहुत साहस का काम होता है। कविताएं सुनी जा सकती हैं, कवि सम्मेलन भी हो सकते हैं, लेकिन इस तरह के विमर्श कराना अपने आप में साहस का काम होता है।
सुनना भी साहस का ही काम होता है। बात नवगीत की करें तो हम देखते हैं गीत, यदि छायावाद तक जाएं आप, या आचार्य शुक्ल की पूरी आलोचना को देखें, उस समय की आलोचना को देखें, तो जब भी कविता पर बात होती है तो वो गीत पर ही बात होती है। कविता को अलग और गीत को अलग कहकर नहीं देखा गया। अचानक तीसरा दशक समाप्त होते होते उसके पहले से ही परिमल में निराला घोषणा करते हैं मुक्त छंद की, और वो बहुत जरूरी भी था। उस समय के बहुत सारे लोग जो खुद गीत लिखते थे, चाहे पंत जी हो या और भी लोग, वो लिखने लगते हैं। छायावाद को गीतों का स्वर्ण काल भी कहा गया है, क्योंकि उस दौरान बहुत अच्छे, बहुत मधुर और उस समय की प्रवृत्तियों के लिहाज से गीत लिखे गए हैं। हमारा जो चौथा दशक है उसमें प्रगतिशील कविता आती है और उसमें बहुत प्यारे, बहुत सुंदर गीत लिखे गए, लेकिन प्रगतिशीलता की अपनी जो सीमाएं हैं, वहां कविता एक नारे का रूप लेने लगती है। और फिर मुक्त छंद से धीरे धीरे छंद गायब होने लगता है, परिदृश्य पर अज्ञेय आते हैं। अज्ञेय का तार सप्तक आता है 50 के बाद। अज्ञेय की एक पुस्तक है आत्मनेपद, तो वहां पर देखेंगे आप तो एक ये घोषणा करते हैं कि यदि कोई गीत लिखता है तो मैं उसे कविता के दायरे में नहीं रखूंगा। अचानक आप ये देखें कितना बड़ा बदलाव, लेकिन अज्ञेय का प्रभावमंडल इतना अधिक था कि बाद के सारे आलोचक, नामवर जी तक, वो ये तो कहते हैं कि अंततः हर कविता गीत हो जाना चाहती है, यानी गीत होने में ही वो पूर्णता ढूंढती है। लेकिन जब वो कविता की बात करते हैं तब केवल मुक्त छंद की बात करते हैं। मुक्त छंद वो है जो मुक्त छंद से होकर स्वच्छंद छंद होता है और बाद में अंततः आकर गद्य कविता के रूप में हो जाता है। और आज आप देखें तो पता भी नहीं चलेगा कि आप वास्तव में गद्य पढ़ रहे हैं या कविता पढ़ रहे हैं, जिसे कविता की आलोचना में लिया गया है। कविता पर बात होती है तो उसी पर बात होती है। निराला की बात का विरोध उन्होंने नहीं किया, समर्थन भी नहीं किया, लेकिन उनकी पूरी आलोचना उसके समर्थन में है। उसी दौरान छठवां दशक ही है, जो हमारा 50 का दशक है हम कहें, वहां पर गीत एक नए रूप में आता है, जो अभी डॉक्टर राकेश जी ने बात की। 58 में जो गीतांजलि का प्रकाशन हुआ, उसके पहले आपके बनारस से ही डॉक्टर शंभुनाथ जी थे, उन्होंने मौखिक रूप से नवगीत संज्ञा दी, क्योंकि गीत अब बदल रहा था। वो सारी चीजें जिनको मुक्त छंद में कहा जा रहा था, जो उस समय के समाज की, मनुष्य की चुनौतियां थी, मनुष्य की समस्याएं थी, वो सब उस कविता में आने लगी। कुछ लोगों ने नया गीत कहा, अंततः नवगीत स्वीकृत हुआ और उसकी मौखिक लिखित रूप में घोषणा 1958 में गीतांजलि में होती है। उस पर एक व्यापक विमर्श होता है 1964 में, कविता 64 के नाम से डॉक्टर भगीरथ भार्गव और डॉक्टर ओम प्रभाकर के संपादन में वो संकलन आता है कविता 64 के नाम से। उसी समय 65 में वातायन का एक गीत अंक आता है नए गीत के नाम से, और उन पर व्यापक चर्चा होती है। इसके बाद हमारा जो 7वां दशक है, इसमें नवगीत अपनी और ऊंचाइयों पे आता है। तो आप देखें उस समय की कविता में भी, यानी गद्य कविता में और नवगीत में, वो एक ऐसा समय है जब आजादी के बाद गांव से लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे थे, शहर आकर्षित कर रहे थे, लेकिन शहरों में एक ऊब, एकाकीपन और बहुत सारी चीजें, एक संत्रास उन्हें झेलना पड़ता है। आदरणीय राजन गुप्ता जी हैं, फिल्म के बहुत सारे जानकार, सिनेमा का बहुत बड़ा उनका अनुभव है। उस समय की फिल्मों में भी आपको ये ऊब दिखेगी, जो सारी क्लासिक्स हैं उस समय, आपको ये ऊब, संत्रास, ये सारी चीजें उसमें आ रही थी। ये 7वें दशक में था, और जिसे हम साहित्य में आधुनिकता बोध के नाम से जानते हैं, वो उस समय के नवगीत में खूब मिलेगा आपको। लेकिन 8वें दशक से एक तो वहां पर जो मोहभंग था उसके प्रति प्रतिरोध भी पैदा होता है, और बहुत सारी घटनाएं भी उस समय होती हैं। भारत अब तक 2 युद्ध भी देख चुका है, आपातकाल भी उस दौरान आता है, और बहुत सारे औद्योगिक शहरों में बहुत सारे आंदोलन भी होते हैं, मजदूर आंदोलन होते हैं। तब उसी नवगीत कविता के भीतर एक स्वर बहुत मुखर होता है, जिसे जनवादी कविता भी कहा गया, जनवादी गीत कहा गया।
लेकिन हम देखते हैं कि ये चीजें बहुत समय तक नहीं चलती हैं और अंततः आकर ये नवगीत में सारी चीजें समाहित हो जाती हैं। हम 21वीं सदी के नवगीत को देखें तो अंतिम दशक से ही एक बड़ा बदलाव होता है, जब सारी चीजों में एक समन्वय आ चुका होता है। आज का जो नवगीत है उसमें प्रतिरोध भी है और भाषाई रूप से बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। हमारी आज की भाषा आज के नवगीतों में आ रही है। जितने विमर्श अलग अलग हम गद्य कविता में देखते हैं वो सारे विमर्श हमें नवगीत में मिलते हैं। हमारे जगदीश पंकज हैं दिल्ली से, रामकिशोर दाई और बहुत सारे लोगों की कविताओं में आपको द्वैत विमर्श खूब मिलेगा। अलग से कोई विमर्श नाम से यहाँ पर विभाजन नहीं है, लेकिन आपको खूब मिलेगा। जिसे स्त्री विमर्श कहा गया वो हमारे बीच भावना जी बैठी हैं, आपके उत्तर प्रदेश कानपुर से ही हैं, यद्यपि यहाँ नहीं है अनामिका सिंह। गरिमा सक्सेना भी खुद कानपुर से हैं। बिहार से एक लड़की है रूपम झा। इन सबकी नवगीत कविताओं को आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्त्री पर केंद्रित उनकी समस्याएं, उनकी चुनौतियां, उनकी संवेदनाएं, वो सारी चीजें मिलती हैं। ये बदलाव हमें 21वीं सदी के नवगीत में ही आकर मिलता है। एक विभाजन बहुत पहले हुआ था कि गांव की माटी के गीत या गांव के गीत या शहर के गीत, वो विभाजन यहाँ आकर समाप्त हो जाता है। सारी संवेदनाएं एक होती हैं और आज का नवगीतकार 21वीं सदी का नवगीतकार बहुत संवेदनशीलता के साथ समाज की, मनुष्य की आवश्यकताएं, उसके समाज में जो फैली विद्रूपताओं को लेकर, सत्ता के प्रति और समाज में जितनी विद्रूपताएं व्याप्त हैं उन सब के प्रति प्रतिरोध को ही व्यक्त करता है। समाज की भाषा को आप देखेंगे तो मैं आपको समय ज्यादा ना हो इसलिए कुछ 21वीं सदी में अवनीश सिंह चौहान, अवनीश त्रिपाठी, अभी हमारे कीर्तिशेष हो गए शुभम श्रीवास्तव, एक बहुत बड़ा नाम हो चुका है। 25 वर्ष की आयु में उसने नवगीत की भाषा पर बहुत बड़ा काम हुआ है। अकेले उसके नवगीत ऐसी सामर्थ्य रखते हैं कि उन पर बहुत सारे शोध प्रबंध लिखे जा सकते हैं और एक नई प्रवृत्ति की पहचान उसकी की जा सकती है। आज की भाषा जैसे आज आप देखेंगे बहुत सारी जो बेस्ट सेलिंग की किताबें आ रही हैं, उनमें आज की भाषा, आज का युवा जिन भाषाओं को समझता है, ऐसी भाषा शुभम के गीतों में आपको मिलेगी। और जो नवगीत कवि 20वीं सदी में रचनारत था, उसके नवगीत भी इस सदी में आकर एक नई तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको 2 पंक्तियां सुनाता हूं अनूप अशेष की। पत्थरों को पांखों में बांधा गया है, उड़ानों का संतुलन साधा गया है, देश अपना बहुत नाजुक सोच वाला, यह सुबह की पेट में रखता गरीबी का निवाला, आटे में चोकर मिला रांधा गया है। ये उनकी संवेदनाएं हैं जो 20वीं सदी से भी जुड़ी हैं। लेकिन आप आज देखें ठीक 21वीं सदी में हमारे कुछ नवगीत कवि हैं जो अपनी लगभग चौथे चरण में रचना यात्रा शुरू करते हैं। उनमें आपके कानपुर से हैं ब्रिजनाथ श्रीवास्तव, और जिनका नाम मैंने लिया जगदीश पंकज। नवगीत संग्रह के बहुत आ चुके हैं, लेकिन इनका नवगीत लेखन इस सदी में शुरू होता है। तो आप देखें केवल 2 पंक्तियां किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं ब्रिजनाथ श्रीवास्तव। टिट 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 करे टिटहरी, ढूंढ रही है पानी नदी बिलानी। बिल्कुल आज की भाषा, आज जिस तरह लोग इस्तेमाल करते हैं। और कभी 20वीं सदी में नेहरू ने कहा था, बहुत बड़े बड़े जो बांध बने हैं इन्हें कहा था ये हमारे आधुनिक तीर्थ हैं। लेकिन आज बांधों की संख्या इतनी हो गई है, वहां पर इतना अधिक विस्थापन हुआ है, ऐसे विस्थापन को झेलने वाले कवि हैं रघुवीर शर्मा। उनमें आप देखेंगे वो उस विस्थापन का पूरा दर्द, कई शहर पूरी तरह उस पानी में डूब गए, पता नहीं कितने लाख लोगों का वहां से विस्थापन होता है और ये पूरा जगह जगह लोग भोग रहे हैं। उन्होंने बहुत संकेत में एक वैसे संग्रह है उनका, उसमें बहुत सारा उसी पर लिखा है उन्होंने, लेकिन एक संकेत में उनकी कुछ पंक्तियां हैं। जो जिया है जो सहा है गीत में हमने कहा है, कल्पनाओं में कहा है खुरदुरा जीवन
लोकधर्मी चेतना की उधरती सी वन, तथ्य में है सच समय का साथ जो हर पल रहा है। और नवगीत आज कितना स्वीकृत है, ये आपको मैं बात करूं तो अभी डॉक्टर यायावर जी की बात हो रही थी, इनके नवगीत कोश में 600-700 पृष्ठों का नवगीत कोश है, जिसमें लगभग 200 आलोचनाओं का यानी शोध ग्रंथों का उल्लेख है कि नवगीत पर इतने शोध हो चुके हैं। जेएनयू, जहां पर नवगीत का नाम लेना भी वर्जित है, अब वहां पर लगभग मेरा ख्याल है 3 शोधार्थी नवगीत पर शोध कर रहे हैं। यानी जहां पर गद्य कविता के कारण गीत को, नवगीत को वर्जित रखा गया था, आज समाज में बहुत स्वीकार्य हो रहा है। नवगीत आमजन की, मनुष्य की समस्याओं की बात भी कर रहा है, लेकिन उससे जरूर आवश्यकता है अब लोक से बहुत नजदीकी से जुड़ने की। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजा अवस्थी जी। आपने निश्चित तौर पर एक निष्कर्ष ये निकला कि नवगीत बहुत जल्दी ही बहुत जल्दी ही क्या, बल्कि जब से वो साहित्य में आया है, वो लोक संस्कृति का उसने अनुकरण किया, लोक की चेतना से जुड़ा है, समाज से जुड़ा है। और एक टिप्पणी के साथ मैं आस्तिक सर को अपने बीच में बुलाऊंगा। रामदर्श मिश्र जी ने एक बात कही थी, बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि नई कविता लिखते हुए भी हमें बाद में बहुत कुछ महसूस होता है कि कदाचित हम गीत में जो कहना चाहते हैं वो नई कविता में नहीं कह पा रहे हैं, बहुत कुछ छूट जाता है जो हम गीत के माध्यम से ही प्रकट कर सकते हैं। और चंद्रसेन विराट की 2 पंक्तियों के साथ में, चूंकि मुझे कथ्य पर बात करनी है, नवगीत के कथ्य पर, तो चंद्रसेन विराट ने 2 पंक्तियां लिखी थी कि सिर्फ तुम्हारा रूप नहीं है केवल कथ्य प्रिय, सिर्फ तुम्हारा रूप नहीं है केवल कथ्य प्रिय, और विषय भी इस जीवन के गाने लायक हैं, और विषय भी इस जीवन के गाने लायक हैं। तो वो कथ्य में कौन सा परिवर्तन हुआ है, वो खास तौर से संक्षेप में श्री वीरेंद्र आस्तिक जी हमारे सामने उसको रखेंगे। धन्यवाद राकेश जी। सर्वप्रथम मैं सभागार में उपस्थित सभी महानुभावों को प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं बहुत बहुत आभारी हूं डॉक्टर भावना तिवारी का और अमित तिवारी का, जिनके आमंत्रण पर मुझे गाथा के इस मंच पर 2 शब्द कहने का अवसर मिल रहा है। मित्रों, बहुत नवगीत के संदर्भ में हमारे राजा अवस्थी जी ने उसके इतिहास को थोड़ा सा स्पर्श करते हुए बहुत सारी बातें आपके सामने रखी हैं। हम लोग गीत नवगीत जो भी कहते हैं, लिखते हैं, उसमें हम लोगों की भी आज के युग में या आज के समय में भी बहुत सारी समस्याएं हैं। ये बात निश्चित है कि साहित्य की कोई भी विधा हो, उसके केंद्र में मनुष्य है और उसकी यथार्थवादी जो समस्याएं हैं वो भी उसके साथ जुड़ी हुई है। तो नवगीत भी है, वो यथार्थ चेता है और आज के समय की अपनी बात करता है। बहुत बड़ी बड़ी परिभाषाओं में न जाकर के यदि हम एक छोटी सी परिभाषा नवगीत की दें कि नवगीत क्या है, तो नवगीत हमारे समय का काव्यात्मक गायन है। अब हमारे समय का जो इसमें बात आई, तो हमारे समय में वो सब कुछ शामिल हो जाता है जिसको लेकर के हम जीते हैं, जो हमारा जीवन, पूरा जीवन का दर्शन है, जिसमें हमारा घर परिवेश है, हमारी प्रकृति, हमारी राजनीतिक समस्याएं, उनकी विद्रूपताएं, यानी सारा कुछ हमारे समय में आ जाता है। इसी प्रकार से जब कोई हमसे पूछता है कि नवगीत क्या है, तो उसको हम बहुत बड़ी बड़ी परिभाषाओं में
जैसा कि किताबों में हम लोग लिखते रहते हैं, उसमें नहीं उलझाते हैं। हम कहते हैं कि गीत तो आप जानते ही हैं, वह गीत जो अपने नए कथ्य में, नई भाषा में कुछ नया हो, बस इतने से हमारा काम चल जाएगा। अगर उसमें कथ्य को लेकर के कोई नवीनता है, जैसा कि अगर कथ्य में नवीनता है तो निश्चित रूप से भाषा में नवीनता आएगी, तो वो नवगीत हो जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी सी बातें, जैसे कोई पूछ लेता है कि गीत नवगीत में क्या अंतर है, तो अभी हमारे बीच जो बैठे हैं यायावर जी, इन्होंने बहुत से रचनाकारों का साक्षात्कार ले करके और एक पुस्तक निकाली और वो काफ़ी चर्चित हुई। और हमने तो ये देखा है कि हमने जहाँ जहाँ साक्षात्कार दिया उसमें एक प्रश्न ये जरूर होता है, भाई गीत नवगीत में क्या अंतर है। तो उसमें बहुत सारी बातें हैं, उसमें भाषा को लेकर के है, समय को लेकर के है, तमाम चीज़ें हैं उसमें, बिंब प्रतीक चीज़ है। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, एक सूत्र कहता हूँ, उस सूत्र को अगर खोलिए तो बहुत सारी बातें अपने आप में समझ कि गीत आत्मा की आंखों से संसार को देखता है, गीत आत्मा की आंखों से संसार को देखता है, और नवगीत संसार की आंखों से आत्मा को देखता है। ये आत्मा दोनों को केंद्र में है, बस केवल भाषा का और परिवेश का फर्क है। गीत आत्मगत है और नवगीत वस्तुगत है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग लिखते पढ़ते आगे बढ़ते हैं, और जो बड़ी समस्या आज हमारे सामने आ रही है, बहुत सारा नवगीत लिखा जा रहा है, यथार्थवादी धरातल पर लिखा जा रहा है, अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां उसमें शामिल हो रही हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि वो भाषा आज करके इस संवेदनहीन समय में, इस आपाधापी के समय में, इस मशीनी युग के समय में, जहां आदमी को शब्द के बारे में, साहित्य के बारे में कुछ देखने सुनने की फुर्सत नहीं है, ऐसी स्थिति में हमारा गीत नवगीत कैसा हो, यह बड़ी समस्या है। देखिए, हम लोग अपनी जो बात जिस तरह से कहना चाहते हैं कि कोई भी कथ्य हो, कोई भी बात हो, वो किसी भी रूप में हो, लेकिन सबसे पहले वो भाषा में उतरती है। अतः भाषा कैसी हो, यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। अब दरअसल हम रचना संबंधी अनेक प्रकार की व्याकरणिक शर्तों के पीछे दौड़ते रहते हैं। हमारा नवगीत संक्षिप्त हो, संप्रेषणीय हो, उसमें बिंब प्रतीक भी हो, मिथक भी हो। कहने का अर्थ ये कि नवगीत के बहुत सारे उपकरण और बहुत सारे नवगीत के घटकों को लेकर के हम जब रचना प्रक्रिया के दौर से गुजरते हैं और एक नवगीत तैयार करते हैं, तो कभी कभी लगता है कि इसकी जो भाषा का स्वर है वो कुछ सूचनात्मक जैसा हो गया है। इसकी भाषा जो है वो घोषणा पत्र जैसी हो गई है, या स्टेटमेंट जैसा है। उसमें वो मार्मिकता, वो हृदय स्पर्शिता, उस तरह की बात नहीं दिखाई पड़ती है। वो संवेदना जो व्यक्ति को मोह ले, जो व्यक्ति के हृदय को स्पर्श कर ले, वो नहीं दिखाई पड़ती है। आजकल बहुत सारा ऐसा नवगीत लिखा जा रहा है जो हम लोग देखा करते हैं, और कभी कभी कुछ कहते भी हैं उसके विरुद्ध, और कभी कभी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, वाह वाह करने वाले तो बहुत लोग हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें और भी सारी विधाओं को देखना है, हमें कथा को भी देखना है, उपन्यास भी हमारे सामने है, गजल भी हमारे सामने है, और हमें अपने नवगीत को देखना है।
वो एक ऐसी रेस है कि जन समाज में आजकल के हमारी जो जिस 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 रेस में हम दौड़ रहे हैं उसमें हमारे नवगीत की क्या स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में जहां प्रश्न वही है कि ऐसा नवगीत हो जो पाठक के हृदय को द्रवित कर दे, और ऐसा नहीं है तो क्यों है, ये एक समस्या हमें दिखाई पड़ती है। हमने कहा था कि देखिए भाषा तो दो ही चीज़ों से बनती है, विषय वस्तु हो या कथ्य हो और उसकी रचना प्रक्रिया। लेकिन एक तीसरी बात भी है जो भाषा के लिए बहुत अहम रोल है, मैं वो आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि बहुत थोड़े लोग हैं जो इस बात को महसूस करते हैं और करेंगे कि देखिए कि एक रचनाकार के पूरे व्यक्तित्व की छाप उसकी रचना पर पड़ती है। दरअसल भाषा में कहन का सबसे बड़ा रोल है, सबसे बड़ी भूमिका है कि भाषा की अभिव्यक्ति कैसे हो रही है। हमने कील काटे और से तमाम उसके उपकरणों से उसको गीत तो लिख लिया, लेकिन अगर गीत वो संप्रेषित नहीं हो रहा है जनमानस में तो क्या कारण। इसलिए हमें ये देखना है कि हमारी जो कहन है और कहन की और उसकी जो भंगिमाएं हैं वो वास्तव में रचनाकार के स्वभाव से बनती हैं। एक रचनाकार की संवेदना, करुणा, उसकी चिंतन परकता और उसकी ईमानदारी से बनती है, उसके अध्ययन अनुभवों से बनती है। मैं ज्यादा शब्द समय नहीं लूंगा, लेकिन एक उदाहरण से मैं अपनी बात को स्पष्ट करना चाहूंगा और आप देखिए कि ये भाषा कैसे बदलती है। इसमें रचनाकार के स्वभाव का, रचनाकार की मानसिकता का कहाँ इसमें किसका महत्व आता है। आप देखिए, एक किसी कवि की ये पंक्तियां हैं, एक गीत की पंक्तियां हैं, मैं नाम नहीं जानता हूं, लेकिन मैंने इसको वो करने के लिए, इसको व्याख्यायित करने के लिए मैंने इन दो पंक्तियों का सहारा लिया है। ये कवि कहता है कि हाथ में जिनके हुकूमत है वे नपुंसक है। हाथ में जिनके हुकूमत है वे नपुंसक है। अब इन पंक्तियों पर जब हम गौर करते हैं तो इसमें थोड़ी सी उत्तेजना, आक्रोश कुछ दिखाई पड़ता है और बहुत सीधी सीधी सी बात है। कभी कभी लगता है कि कोई स्टेटमेंट है क्या ये। इसमें अगर संवेदना का कोई स्तर है तो मैं समझता हूँ कि बहुत न्यून स्तर पर संवेदना इसमें झलक रही है। हाथ में जिनके हुकूमत है वो नपुंसक है। लेकिन एक दूसरा रचनाकार है जो इसी विषय पर कुछ अलग ढंग से सोचता है। वो सोचता है कि अब तो जन जन कह रहा, अब तो जन जन कह रहा, यह हुकूमत ही नपुंसक। अब इसमें थोड़ी सी आपको लगेगा कि ये बात ज्यादा गंभीरता से कही जा रही है और इसमें थोड़ा सा पहली वाली पंक्ति से इसमें लालित्य थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है। अब तो जन जन कह रहा, उसने जनता को भी समेट लिया एक गवाही के रूप में और अपनी बात को रख रहा है। जी। अब तो जन जन कह रहा, जी, यह हुकूमत ही नपुंसक। बहुत 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 धन्यवाद। लेकिन एक तीसरा रचनाकार भी है जी वो भी इस बात को महसूस करता है अपने तरीके से। जी। अब उसको नपुंसक शब्द खल रहा है, उसको उसकी दृष्टि में नपुंसक शब्द अच्छा नहीं लग रहा है कविता के लिए। ये जो जिस तरीके से आया है ये इसमें कोई गड़बड़ी है। वो बिंबों की तरफ जाता है। वो कहता है आईना थी यह हुकूमत, आईना थी यह हुकूमत,
आईना अंधा हुआ। अब उसने बिल्कुल भाषा बदल दी। बात वो वही कह रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये भाषा कुछ ज्यादा अपील कर रही है। तो हमें नवगीत में इन सब चीजों को बहुत गहराई से महसूस करना पड़ेगा। एक और व्यक्ति है जो बहुत डूब करके इस बात को समझ रहा है, इस पूरे परिवेश को देख रहा है, जी। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को देख रहा है, और वो ये कहता है कि यह हुकूमत एक पत्थर दिल निकली, यह हुकूमत एक पत्थर दिल निकली, नीर आंखों का हमारा। क्या बात। तो अब कहने का मतलब यह है कि विषय वही है, विषय वही है जी। हाँ ये- अभी हाँ ये हमारा जो हमारे मित्र अंतिम वाली चतुर्वेदी पंक्तियां, जी हाँ यहाँ है, और वो कह अंतिम रहे वाली, हैं। हाँ। मैं ये कह रहा था कि देखिए भाषा कैसे बदलती है, और भाषा जो है रचनाकार के स्वभाव से और उसकी संवेदना से बदलती है। उसमें उसकी पंक्तियों में उसका प्रभाव आता है। तो जैसे एक किसी कवि ने लिखा कि हाथ में जिनके हुकूमत है वे नपुंसक है। उसने सीधी सीधी एक बात कही, एक कुछ इसमें उत्तेजना भी आपको मालूम पड़ेगी, कुछ आक्रोश भी मालूम पड़ेगा, और कुछ ऐसा भी मालूम पड़ेगा कि जैसे ये एक स्टेटमेंट जैसा हो गया। इसमें उस प्रकार की संवेदना नहीं दिखाई पड़ती है। लेकिन उसी जगह पर एक दूसरा रचनाकार सोचता है, वो सोचता है कि अब तो जन जन कह रहा, अब तो जन जन कह रहा, ये हुकूमत ही नपुंसक है। तो उसने जनता को भी समेट लिया, और इन पंक्तियों में लगता है कि उसने थोड़ा और गहराई से कहा, और इसमें संप्रेषणीयता कुछ ज्यादा बढ़ गई। अब तो जन जन कह रहा, ये हुकूमत ही नपुंसक है। एक तीसरा रचनाकार है जो नपुंसक शब्द से उसको थोड़ी से खटक रहा है कि नपुंसक शब्द ना आए और बात वही हो जाए। तो वो कुछ बिंब का सहारा लेता है। तो कह रहा है आईना थी जो हुकूमत, आईना थी जो हुकूमत, आईना अंधा। क्या बात, क्या बात। वो अपने तरीके से आ, ये बात बहुत कर रहा है। बहुत बढ़िया आस्तिक जी। मुझे चूंकि मात्र 10 मिनट में एक और रचनाकार है, जी। चौथा रचनाकार, जी वो पूरे परिदृश्य पर बड़ी गहराई से सोचता है और अपनी बात रखता है कि यह हुकूमत एक पत्थर दिल निकली, यह हुकूमत एक पत्थर दिल निकली, नीर आंखों का हमारा। बढ़िया। तो क्या बात, क्या बात, क्या बात। हम यही कहना चाहते हैं, कहने का अर्थ यही है कि आज के संवेदनहीन समय में हमारा नवगीत कुछ ऐसा हो, बिल्कुल सही। इस तो ढंग से, आस्तिक सर ने इस बहुत ढंग से कहा जाए कि वो जो सुनने वाला है, जो पाठक है, वो संवेदना से भर उठे। जी जी जी, मैं इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां आस्तिक सर के लिए। निश्चित तौर पर आस्तिक जी ने जो नवगीत की प्रवृत्तियां हैं और इधर जो उसका जो शिल्पिक उपकरण है उनको लेकर के भी बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। और निश्चित तौर पर और मुझे रमेश रंजक जी की वो पंक्तियां याद आ रही कि शब्द को बच्चे सरीखे पालता हूं और फिर अपने मुताबिक ढालता हूं, पालता हूं इसलिए मुझको कहे जी खोलकर, कसमसाती छटपटाती आस्था को तोलकर। तो इस प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। मैंने इसलिए भूमिका बनाई कि हमें खास तौर से नवगीत के शिल्पिक उपकरणों पर बात करनी है, और उसके लिए डॉक्टर राम सनेहीलाल जी शर्मा यायावर जी वे हमारे बीच में हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कि उनका बहुत बड़ा काम है नवगीत के क्षेत्र में और बहुत सक्रिय हैं लगातार। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा और बस 10 मिनट में वो अपनी बात संपन्न करेंगे और फिर हम लोग अगले सत्र की तरफ बढ़ेंगे। तो मैं वैसे भी हम लोग थोड़ा विलंब से चल रहे हैं, तो मैं यायावर जी से कहूंगा कि अपनी बात करें नवगीत शिल्पिक उपकरण जी। बिना किसी भूमिका के आप सबको प्रणाम कर लेता हूं। जो बड़े हैं और जो छोटे हैं वो भी। शुरू में मेरा मन इस बात से प्रसन्न था कि इस दिशा में जहां मैं बैठा था वहां मेरी पौत्र पीढ़ी के बहुत बच्चे बैठे थे, और फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही ये शुरू हुई गंभीर चर्चा, तो वो पूरी की पूरी
दो पंक्तियां उठकर चली गईं। और फिर थोड़ी देर बाद प्रसन्नता लौटी कि दो पंक्तियां इधर लौट आकर बैठी, और फिर थोड़ी देर में वो भी चले गए। मैं बात को उन्हीं पर केंद्रित करना चाहता था। मेरी बात ये थी, मेरा मन ये बना कि भाई अरुण तिवारी गोपाल, बहन भावना तिवारी या आस्तिक जी, हम सब लोग नवगीत पर संगोष्ठियां करते समय गंभीर चर्चाएं कर लेते हैं। यहां इन बच्चों तक बात पहुंचे तो मैं नीरज जी की 4 पंक्तियों से बात शुरू करता हूं। नीरज जी कहते हैं, आयु है जितनी समय की, गीत की उतनी उम्र है। आयु है जितनी समय की, गीत की उतनी उम्र है। चांदनी जब से हंसी है, रागिनी तब से मुखर है। और आगे कहते हैं, जिंदगी गीता स्वयं है, जान ले गाना अगर हम। जिंदगी गीता स्वयं है, जान ले गाना अगर हम। हर सिसकती सांस लय है, हर पिघलता अश्रु स्वर है। गीत शाश्वत है क्योंकि जीवन शाश्वत है, क्योंकि नदी की लहर, नदी को बहता देखिए कि उसके बहने में भी एक लय है, पत्तियों के हिलने में एक लय है, झरनों के गिरने में लय है। तो जब वहां लय है तो जिंदगी में लय होनी चाहिए, और जिंदगी के लय को व्यक्त करने का सर्वोत्तम साधन है गीत। बहुत बढ़िया। अब ये गीत नवगीत क्यों बना और क्या बना? बहुत आसान शब्दों में देवेंद्र शर्मा इंद्र ने 2 बातें कही। पहली बात कही, प्रत्येक नवगीत का गीत होना अनिवार्य है, परंतु प्रत्येक गीत नवगीत हो यह अनिवार्य नहीं है। दूसरी बात कही, बहुत छोटी 2 पंक्तियां, स्वप्नजीवी गीत सत्यमबद्ध हुए। क्योंकि गीत में हम अधिकांशतः प्रेम की, आत्मानुभूति की, भक्ति की और दर्शन का भार गीत नहीं उठा सकता। आप बहुत भारी दार्शनिक वैचारिक चर्चाएं करेंगे तो वो गीत में नहीं संभव हो पाता। तो गीत, स्वप्नजीवी गीत सत्यमबद्ध हुए, आत्मनेय पद थे, परस्मय पद हुए, जो आत्मानुभूति की चर्चा करते थे। सूर जब कहता है मौसम कौन कुटिल खल कामी, या प्रभु जी मेरे अवगुण चितन धरो, तो वो केवल अपनी बात नहीं कह रहा, कह सबकी रहा है, परंतु सबकी अनुभूति को अपनी अनुभूति बनाकर कह रहा है। तो शिल्प में क्या परिवर्तन किया नवगीत ने, या भाषा की बुनावट में? क्योंकि हम कविता में जब भी कहते हैं 2 सवाल उठते हैं। पहली बात, क्या कहा, जो आस्तिक जी ने बता दिया। दूसरा सवाल, कैसे कहा, ये शिल्प है। कैसे कहा, ये शिल्प है, भाषा। अब कवि का काम क्या है? कवि भाषा, शब्द तो वही हैं, गिने हुए शब्द हैं, कुछ नए शब्द आते रहते हैं, परंतु भाषा में शब्द तो वही हैं। उन्हीं शब्दों में नए अर्थ भरने की कला ये नवगीतकार ने शुरू की। शब्द वही हैं, पहचाने हुए शब्द,
दैनंदिन प्रयोग के शब्द, परंतु उन शब्दों में नए अर्थ भरने की, सामर्थ्य उत्पन्न करने की। अब मैं आपको एक अज्ञात, अल्पज्ञात नवगीतकार की इमरजेंसी के समय 19 महीनों में लिखी हुई रचना की 4-6 पंक्तियां सुनाता हूं। जिन दिनों युवा हृदय सम्राट बनाकर संजय गांधी को मंच पर खड़ा किया जा रहा था, उन दिनों हमारा वह नवगीतकार लिखता है, मौसम की आंखें अंधी कर, मधुरी तू अपने घर बंदी कर। मौसम की आंखें अंधी कर, मधुरी तू अपने घर बंदी कर। हर ओर घोर है सन्नाटा, चुप हुआ शोर है सन्नाटा। और याद कीजिए, जो मेरी पीढ़ी से थोड़े छोटे होंगे उन्हें भी वो 19 महीने याद होंगे। पुस्तक पर लेटे काल पात्र, चाकू से खुरच रहे अक्षर। पुस्तक पर लेटे काल पात्र, चाकू से खुरच रहे अक्षर। मेजों पर चढ़कर कुछ चूहे, इतिहासों को भी रहे कुतर। मेजों पर चढ़कर कुछ चूहे, इतिहासों को भी रहे कुतर। मुर्दा सा बैठा कोलाहल, दहशत से भरी हुई हलचल। यह जलनखोर है सन्नाटा, चुप हुआ शोर है सन्नाटा। ये शब्द इसमें से कोई ऐसा है जिसका अर्थ आपको ना आता हो, परंतु अर्थ बहुत गहरा है। उस इमरजेंसी के समय जब हमारी पूरी पीढ़ी सन्नाटे में थी और डरी हुई थी कि कब किसके घर पुलिस आ जाएगी। मेरे घर 4 बार आई थी। डर रहे थे लोग, डरे हुए चुप। एक और स्थिति इस समय क्या है? स्थिति यह है कि हिंसा है, भयानक हिंसा संपूर्ण संसार में व्याप्त है। 2 जगह युद्ध हो रहा है, और जहां युद्ध नहीं हो रहा है वहां भी रोज अखबार पढ़ लो, चाहे मोबाइल खोल लो, आपको पता लग जाएगा कि किसने किसकी हत्या कर दी, कहां हिंसा हो गई। और नहीं है तो शब्दों में हिंसा है। जो हमारी बच्चियां सोशल मीडिया, फेसबुक प्रयोग करती होंगी, देखती हैं कि हिंसा है। लेकिन इस हिंसा का उपचार क्या है? उपचार है प्रेम का प्रसार हो, आत्मीयता बढ़े, कुछ अपनापन आए, मनुष्य मनुष्य को मनुष्य की तरह पहचानना सीखे। एक नवगीतकार कहता है, 2 पंक्तियां बहुत आसान शब्दों में, और शब्द प्रयोग देखिए। अर्थ न समझ में आवे तो जिस बच्चे की समझ में आवे वो खड़ा हो जाए एकदम। कहता है, आते हैं बारूद मुखी 2 पाए, आते हैं बारूद मुखी 2 पाए, हड़काना। आते हैं बारूद मुखी 2 पाए, हड़काना। लाना रे वृंदावन मेरी वंशी तो लाना। किसी को समझ में नहीं आया हो तो बताएं पूरे मंच में। क्यों कहता है कवि? वृंदावन प्रेम का स्थान है, और बारूद मुखी हिंसक होते हैं। मनुष्य जो हिंसक है, जो हत्या करता है, केवल हथियारों से नहीं, शब्दों से भी, उस हिंसक को प्रेम का पाठ पढ़ाना जरूरी है। वृंदावन प्रेम का नगर है, आनंद का नगर है, उल्लास का नगर है। 1 लाख ताजमहल उसके आसपास बन जाए तो भी प्रेम का नगर वृंदावन ही रहे।
हैं? जब जब कविता तो कालजयी होती है बंधु। कभी कभी आपने कभी आपने, आप तो साहित्यकार हैं बंधु, कभी आपने कहा है कि तुलसी ने कहा था? आप ही तो हमें पढ़ाते रहे हो ये कि तुलसी ने कहा है, कालिदास कहते हैं, कबीर कहता है। कविता तो कालजयी है, हर युग के लिए सत्य है, हैं? और इसीलिए कहा था ना आचार्य ने। एक दो मिनट और ले लेता हूं बस। जी। और आपसे पारंपरिक गीत की भाषा की एक पंक्ति बोल देता हूं। अगर गर्मी की दाहकता को प्रकट करना हो तो पारंपरिक गीत में कहा जाएगा, आसमान में तपता सूरज, जलती है हरियाली। ठीक है। नवगीत इसे कहना चाहेगा तो थोड़ा सा भाषा बदल देगा। कहे, लिए राइफल लू की सूरज, डरा रहा है सारे जग को। लिए राइफल लू की सूरज, डरा रहा है सारे जग को। भय से सूख गई हरियाली, उपवन में छाया सन्नाटा। दोनों में कोई अलग बात है? बात तो एक ही है, परंतु नवगीत की कवि ने थोड़े नए ढंग से कहा। समझ में आया बच्चों? और अगर आपको समझ में आ गया तो मेरा इतनी देर का बोलना सार्थक हो गया। मैं अरुण तिवारी के लिए नहीं बोला था, आपके लिए बोला था। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद यायावर जी को। बहुत सुंदर विमर्श हुआ। और निश्चित तौर पर मुझे विश्वनाथ जी, मैं निश्चित तौर पर ये सोच रहा था कि ये गंभीर विमर्श का विषय है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर 90% युवा पीढ़ी है, हमारे नए बच्चे हैं जिन्होंने बहुत गौर से सुना। और मैं एक बात कह करके अपने इस विमर्श को विराम दूंगा कि साहित्य हमें और अधिक मानवीय बनाता है, हमें संवेदनशील बनाता है, हमें एक श्रेष्ठ मनुष्य बनाता है। और नई पीढ़ी के लिए साहित्य बहुत जरूरी है हमेशा की तरह। और नवगीत के विषय में जो विमर्श हुआ उसका निष्कर्ष ये निकला कि कोई भी साहित्य की विधा हो वो ऐसी हो जो एक तरफ आचार्यों के विवेचन और विमर्श का विषय हो, लेकिन दूसरी तरफ वो लोक से भी जुड़ी हो। क्योंकि तुलसी की कविता आज भी जितने पंडितों के विमर्श का विषय है, उतना ही हमारे जन सामान्य के हृदय का विषय भी है। तो निश्चित तौर पर नवगीत ने इस अभाव की पूर्ति की है कि वो लोक के साथ भी जुड़ी है और विद्वानों की विमर्श का विषय बनी है। हमारे बीच जो हमारे तीनों अतिथि विद्वान जिन्होंने आज अपना वक्तव्य दिया, उनका कृतित्व तो बहुत बड़ा है। कोई जरूरी नहीं कि जिसका कृतित्व तो बहुत बड़ा वो बहुत अच्छा वक्ता हो, लेकिन बहुत अच्छा वो संप्रेषित कर ले जाए, वो लिखता बहुत अच्छा है इन सब का। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हमारे तीनों जो अतिथि वक्ता हैं वो जितने अच्छे विद्वान हैं, जितने बड़े विद्वान हैं, जितना उनका लेखन कार्य है, उतना ही अच्छा आज उन्होंने अपने विषय पर प्रस्तुत किया। हमारे बीच विनोद श्रीवास्तव जैसे वरिष्ठ नवगीतकार हैं, भावना तिवारी जैसी गीत कवित्री जिन्होंने बहुत सारे नए प्रयोग किए हैं, पंकज चतुर्वेदी जी तो जाने माने कवि समीक्षक हैं ही। तो ऐसे अरुण तिवारी गोपाल हमारे शिष्य बैठे हैं, वो भी बहुत बहुत कुछ अच्छा लिख रहे हैं। आप में से नई प्रतिभाएं बहुत कुछ लिख रही होंगी। निश्चित तौर पर यायावर जी के साथ, आस्ती जी के साथ और राजा बस्ती जी के साथ अगर आप संवाद करेंगे, आप जुड़ेंगे तो बहुत कुछ और भी सीखने को मिलेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं खासतौर से बच्चों से कि इन लोगों के फोन नंबर ले लें, और कभी कोई अगर वो रचना लिखते हो, गीत कविता कुछ लिखते हो, तो इनका परामर्श उन्हें हमेशा प्राप्त होगा। मैं अब विश्वनाथ जी विश्व की तरफ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।